हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन। तो इसमें हम जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं उस इक्वेशन को हम बोलते हैं कोपॉलीमर कॉम्पोजिशन इक्वेशन या फिर सिंपली कोपॉलीमर इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कोपॉलीमराइजेशन एक्चुअल में है क्या। कोपॉलीमराइजेशन का जो मतलब है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, को प्लस पॉलीमराइजेशन। को का मतलब है कि कोई दो डिफरेंट मोनोमर जो है यहाँ पे वो आपस में जुड़ते हैं और एक नया पॉलीमर जो है वो बनाते हैं। अब इसमें जो है हमारे पास कोपॉलीमर जो है वो दो तरह से हो सकता है, होमो कोपॉलीमर भी हो सकता है, हेट्रो कोपॉलीमर भी हो सकता है। इसके ऊपर भी मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि इसमें जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो मोनोमर हैं ए एंड बी, तो ये एक रिपीटेड मैनर में जो है वो अटैच होंगे। तो ये ऐसे भी हो सकते हैं कि ए के साथ ए जुड़े फिर बी बी, है ना, ए बी बी, कुछ इस तरह से हो सकते हैं, या ये फिर ऐसे भी हो सकते हैं ए बी। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि पॉलीमराइजेशन किस फेज से हुई है, तो वो हम डिटेल में इसको करेंगे बाद में। ओके, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम नाइलॉन 6 लेते हैं, है ना। इसमें कोपॉलीमर जो है वो हेक्सामिथिलिन डाइएमीन और जो मोनोमर है वो और एडिपिक एसिड मोनोमर जो है वो दोनों मिल करके नाइलॉन 6 कोपॉलीमर की सिंथेसिस करते हैं। ओके, सिमिलरली स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। ठीक है, इसमें जो हमारा ये जो कोपॉलीमर है इसमें क्या क्या मोनोमर्स हैं हमारे पास, स्टायरीन एंड ब्यूटाडाइन। ठीक है, और ये जो हमारा स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर है ये सबसे पहले जो है कमर्शियली सिंथेसाइज्ड जो है वो किया गया था। ओके, अब इसकी देखते हैं काइनेटिक्स ऑफ फ्री रेडिकल कोपॉलीमराइजेशन। तो जो यहाँ पे हम काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं कोपॉलीमराइजेशन की, वो किसके थ्रू होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि दो मोनोमर्स M1 और M2 को मिक्स कर देते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर के साथ। ठीक है, जिससे कि पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाए। ठीक है, तो जो जो स्टेप्स हमारे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में फॉलो होते हैं वो सारे यहाँ पे भी होंगे। तो फर्स्ट स्टेप आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन मीन्स शुरू करना। ठीक है, तो हमें रिएक्शन को या पॉलीमराइजेशन को शुरू करने के लिए किसी इनिशिएटर की ज़रूरत पड़ती है। तो वो इनिशिएटर क्या करता है, इनिशिएशन स्टेप में डिकम्पोज हो जाता है फ्री रेडिकल में। ठीक है, फ्री रेडिकल मैंने यहाँ पे उसको डिनोट किया है आर रेडिकल से। ठीक है, उसके बाद जो ये फ्री रेडिकल है ये अटैक कर लेता है मोनोमर M1 और M2 दोनों पे कर सकता है ये अटैक। ठीक है, तो कैसे इसको हम लिखेंगे, आई जो है लेट अस सपोज इनिशिएटर है, जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है जो कि है आर रेडिकल। ये हमारे जो है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट की प्रेजेंस में जो है ये इनिशिएटर फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, ये फ्री रेडिकल फिर मोनोमर M1 पे अटैक करेगा और एक नया मोनोमर जो है वो बना देगा RM1 रेडिकल। ओके, नेक्स्ट जो आर रेडिकल है वो M2 के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो हमारे पास एक नया रेडिकल जनरेट होगा, दैट इज RM2 रेडिकल, है ना। तो ये इनिशिएशन स्टेप यहाँ पे हो गया, इसने नए फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे बना दिए। अब ये फ्री रेडिकल जो है दोनों ये प्रोपेगेशन करवाते हैं। प्रोपेगेशन का मतलब कि नए मोनोमर जो है वो ऐड कर होते हैं इसमें। ठीक है, प्रोपेगेट होता है, रिएक्शन आगे फर्दर चलता है। तो ये जो दोनों मोनोमर बने हैं, जो रेडिकल हैं बने हैं, ये दोनों रेडिकल जो है डिफरेंट तरीकों से मोनोमर जो M1 और M2 है उनके साथ आगे फर्दर जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज जो है वो हमने डिस्कस की है, और यही 4 पॉसिबिलिटीज होती है जिसके थ्रू ये जो है वो अटैच हो सकता है। देखिए, अगर हमारे पास देखो मिक्सचर में दोनों है, M1 भी है M2 भी है। ओके, तो जो ये फ्री रेडिकल RM1 बना है ये M1 के साथ भी कंबाइन कर सकता है और M2 के साथ भी कंबाइन कर सकता है। तो मैं फर्स्ट देख रही हूँ कि जब मेरे पास ये रेडिकल M1 रेडिकल जो है यहाँ पे ये M1 मोनोमर के साथ ही रिएक्ट करता है, तो ये बनाएगा RM1 और M1 रेडिकल, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहाँ पे इनके बीच तो बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ पे एक नया रेडिकल जो है वो जनरेट हो गया। तो इसमें देखो 1 और 1 जो है वो दोनों कंबाइन किए हैं, तो इसको मैंने टाइप 1 नाम दे दिया। क्लियर है, और जो रेट है यहाँ पे उसको हमने किससे डिनोट कर दिया, K11 से, रेट कांस्टेंट को। ठीक है,
नेक्स्ट RM1 रेडिकल जो है वो M2 मोनोमर के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, तो ये बनाएगा RM1 M2 रेडिकल। सेम चीज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पे बॉन्ड, और एक जो इलेक्ट्रॉन M2 पे बचा दैट विल फॉर्म न्यू रेडिकल। क्लियर है। नेक्स्ट, तो इसको नाम हमने दे दिया 1 2। ओके। नेक्स्ट है कि जो रेडिकल आपका RM2 रेडिकल है वो M1 से भी रिएक्ट कर सकता है, M2 से भी रिएक्ट कर सकता है इन द सेम वे जैसे कि आपका M1 ने किया था। तो जब M2 रेडिकल M1 के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास जो नया रेडिकल बनता है वो M1 रेडिकल बनता है यहाँ पे। ओके, लेकिन 2 ने M1 पे अटैक किया है तो इसलिए टाइप 2-1, और जो रेट कांस्टेंट है उसको हमने K21 से डिनोट किया है। नेक्स्ट की M2 रेडिकल जो है वो M2 मोनोमर से रिएक्ट करेगा और RM2 रेडिकल को जनरेट करेगा। तो दोनों ही 2-2 टाइप के हैं, तो इसलिए ये K22 और टाइप जो हो गया वो टाइप 2-2 हो गया। क्लियर है। तो अभी हमने प्रोपेगेशन के स्टेप्स देख लिए, 4 डिफरेंट टाइप से जो है प्रोपेगेशन पॉसिबल हो सकती है यहाँ पे। तो उन चारों स्टेप्स के लिए अब हमने रेट लिखना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप था जहाँ पे कि आपके पास देखिए यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने R को हटा दिया है। ठीक है। मोनोमर 1 जो है मोनोमर 1 रेडिकल के साथ जब जुड़ा था तो K11 था रेट कांस्टेंट, और तो फिर उसका जो रेट होगा वो कैसे लिखेंगे हम R11 को K11। ठीक है। और ये हमारा आ गया M1 मल्टीप्लाई बाई M1 रेडिकल। ठीक है। तो रेट हम इस तरह से लिखते हैं। सिमिलरली अगर मैंने सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखना हो K12 के लिए तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ये है हमारे पास, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे फिर M1 रेडिकल जब M2 से किया तो R12 रेट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे K12। ठीक है। M1 से क्या बना है हमारे पास, नहीं, तो अब हमने जो प्रोपेगेशन के स्टेप्स देखे उनके लिए हम रेट लिखेंगे। सभी इक्वेशंस के लिए 4 इक्वेशंस जो अभी हमने देखी उनके लिए हम रेट लिखेंगे। तो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन जो थी, अब देखिए यहाँ पे हमने R जो है वो सिंप्लिसिटी के लिए हटा दिया है यहाँ से। ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि मोनोमर 1 रेडिकल जो है मोनोमर 1 के साथ रिएक्ट करता है और बना देता है हमारे पास इस तरह से एक न्यू और रेडिकल। तो रेट लिखना है इस इक्वेशन के लिए, तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट दैट इज K11, और हमारे पास क्या है ये M1 रेडिकल और इसकी कॉन्सेंट्रेशन M1 की। ठीक है। इस तरह से हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिखेंगे K12 M1 रेडिकल M2। ठीक है। थर्ड लिखेंगे हम जो R21 है उसके लिए, तो ये क्या बन जाएगा K21 M2 रेडिकल M1। ठीक है। फोर्थ R22, इसके लिए ये क्या बन जाएगा K22 M2 रेडिकल M2। ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है इसकी हमने। ओके। नेक्स्ट आता है कि हमने अजम्पशन लगानी है यहाँ पे कि जो पेनल्टी मेट इफेक्ट होता है वो क्या, उसको हमने यहाँ पे इग्नोर करना है। मतलब कि जो रिएक्शन है मोनोमर का वो कहाँ पे होना है, आपका एंड चेन पे जो होता है ना, लास्ट में जहाँ पे फ्री रेडिकल बना होता है। जैसे यहाँ मान लो कि ये वाला फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है, तो इस पे फर्दर रिएक्शन कैसे होगा कि अगला मोनोमर यहाँ पे ऐड होगा, वो M1 और M2 दोनों हो सकता है ना। तो ये बोल रहा है कि जो हमारे पास रिएक्शन है मोनोमर का विद फ्री रेडिकल चेन के लास्ट में, वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि पहले कौन सा मोनोमर ऐड हुआ है। मतलब कि मान लो, मैंने इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे रेडिकल क्या जनरेट हुआ है M2, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऐड क्या हुआ था, मोनोमर M2 ऐड हुआ था ना। अब जो नया मोनोमर ऐड होना है उसको नहीं लेना देना कि यहाँ पे पहले M2 ऐड हुआ था तो M1 ही होगा, नहीं, यहाँ पे M2 भी ऐड हो सकता है। तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज जो है वो बराबर हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या ऐड हुआ है। बस उसने ये देखना है कि यहाँ रेडिकल है, चलो जो भी जुड़ सकता है वो वहां पे जुड़ जाए। क्लियर है।
तो रिएक्शन ऑफ मोनोमर एट द चेन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोनोमर एडेड इन द प्रीवियस स्टेप। पहले स्टेप में कौन सा ऐड हुआ है डजेंट मैटर। ओके, तो जो हमारे पास यही मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि जो रिएक्टिविटी है किसी भी ग्रोइंग पॉलीमर चेन की वो सिर्फ डिपेंड करती है कि एंड मोनोमर यूनिट में जो फ्री रेडिकल साइट है वो क्या बनती है ना, उसको बस ये बना है, उसको नहीं लेना देना कि कौन सा मोनोमर ऐड होना है, कैसे होना है। ठीक है, तो जिस रिएक्टिविटी इसकी होगी M2 की या M1 रेडिकल की वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है। तो अब नेक्स्ट बात आती है कि जो हमारा प्रोपेगेशन स्टेप है उसमें जो है मोनोमर M1 और M2 जो है वो दोनों कंज्यूम हो जाते हैं। मतलब कि देखो अगर आप हम यहाँ देख रहे हैं तो कौन से कंज्यूम हो रहे हैं, M1 यहाँ पे लग रहा है तो मतलब M1 मोनोमर कंज्यूम हो रहा है, M2 लग रहा है तो M2 मोनोमर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे लिखना है कि किस रेट से जो है मोनोमर M1 कंज्यूम हो रहा है और किस रेट से जो है मोनोमर M2 कंज्यूम हो रहा है तो मैं उसके लिए जो है इक्वेशंस लिख सकती हूँ। ठीक है, तो कैसे लिखनी है इक्वेशंस, तो रेट ऑफ जो इक्वेशन है वो लिखनी है मुझे मोनोमर 1 के लिए जब वो कंज्यूम हुआ। तो हमने देखा था कि मोनोमर 1 कहाँ कहाँ कंज्यूम है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशंस देखूं जिनको मैंने नंबरिंग कर दिया था 1 2 3 4, तो वहाँ पे अगर हम देखें तो जो मोनोमर 1 है वो एक तो फर्स्ट इक्वेशन में कंज्यूम हुआ है, एक वो थर्ड इक्वेशन में कंज्यूम हुआ है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे एक तो इस फर्स्ट इक्वेशन में मोनोमर 1 कंज्यूम हुआ है और थर्ड इक्वेशन में मोनोमर 1 कंज्यूम हुआ है। सिमिलरली मोनोमर 2 कहाँ पे होगा 2 और 4 पे, तो हम इनके रेट के हिसाब से जो है वो इक्वेशन अब लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बनती है इक्वेशन, देखिए अब कंज्यूम हो रहा है मतलब कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है तो माइनस साइन लगता है ना, माइनस DM1 ठीक है डिवाइड बाई dt। तो क्या था फर्स्ट इक्वेशन में जो रेट था वो क्या बन रहा था यहाँ पे K11 M1 रेडिकल M1 और थर्ड इक्वेशन में क्या था K21 M2 रेडिकल M1। ठीक है, वैसे ही हम M2 के लिए लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, वो सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में जो है वो कंज्यूम हुआ था तो ये बन जाएगा माइनस DM2 ओवर dt इज इक्वल टू K12 M1 रेडिकल M2। ठीक है, प्लस K22 M2 रेडिकल एंड ये बन जाएगा आपका M2। क्लियर है, तो इस तरह से आपने जो है वो इक्वेशंस इनके लिए लिख लेनी है। अब बात आती है कि जो मोनोमर 1 है या मोनोमर 2 है, ठीक है, वो दोनों ही जो है वो ऐड हो सकते हैं कोपॉलीमराइजेशन स्टेप में, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि रेडिकल जनरेट हुआ है उसके आगे कुछ भी जुड़ सकता है। तो हमने ना रिलेटिव रेट देखना है, दोनों मोनोमर्स का रिलेटिव रेट देखना है कि कौन सा किस रेट के साथ जो है वो ऐड हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके ऐड होने का या इसके कंज्यूम होने का जो रेट है वो ये है मोनोमर 1 का और मोनोमर 2 का ये है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करती हूँ तो मुझे रिलेटिव रेट मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया कि इक्वेशन 5 और 6 को डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड कर दिया इन दोनों इक्वेशंस को। ठीक है, तो यहाँ से हमने dt को तो काट दिया है ना, तो हमारे पास ये वाली dm1 ओवर dm2 बन गया। ओके, अब जो ये वाली इक्वेशन थी यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो यहाँ पे M1 ये कॉमन है, इनको मैं बाहर ले लूँगी। नीचे वाले इसमें देखेंगे तो यहाँ पे M2 कॉमन है तो हम M2 को भी बाहर ले लेंगे। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास 7। क्लियर है। नेक्स्ट, अब हमने यहाँ पे एक स्टडी स्टेट हाइपोथेसिस लगानी है जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि माइनस DM1 रेडिकल ओवर dt इज इक्वल टू 0। अभी तक जो मैंने लिखा था वो मोनोमर 1 के लिए लिखा था, रेडिकल के लिए नहीं लिखा है। तो रेट ऑफ जो कंजम्पशन है M1 रेडिकल का उसको हमने 0 लेना है स्टडी स्टेट पे। ठीक है, सिमिलरली माइनस DM2 डॉट रेडिकल डिवाइड बाई dt इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं जो हमारी इक्वेशंस हमने लिखी हैं, 4 इक्वेशंस लिखी हैं प्रोपेगेशन स्टेप में, उनमें हम देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में तो मोनोमर 1 रेडिकल से मोनोमर 1 रेडिकल ही बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे M1 रेडिकल जो है वो M1 से मिलके बना रहा है M1
M1 रेडिकल। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन 4 थी, वहाँ पे M2 जो है वो M2 रेडिकल जो है वो M2 से मिल करके बना रहा है M2 रेडिकल। ठीक है, जबकि हमारा जो सेकेंड इक्वेशन थी जिसमें क्या था आपके पास M1 जो था वो M1 रेडिकल जो था वो M2 से मिलके बना रहा है M1 M2 रेडिकल। ओके, और जो हमारी थर्ड इक्वेशंस थी उसमें क्या हो रहा था कि M2 रेडिकल जो था वो M1 से मिलकर के बना रहा है M2 M1 रेडिकल। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी है और उसी के हिसाब से फिर से हमने जो है रेट लिखना है कि जो मोनोमर 1 रेडिकल है वो हमारा कहाँ कंज्यूम हो रहा है। तो कहाँ कहाँ कंज्यूम हो रहा है मोनोमर 1 रेडिकल, एक तो फर्स्ट इक्वेशन में हो रहा था, है ना, और एक हमारा थर्ड इक्वेशन में जो है वो कंज्यूम हो रहा है। तो हम उन्हीं को लिखेंगे, फिर वहीं से रेट जो है वो लिखेंगे। तो रेट क्या बनता है हमारे पास, माइनस डी M1 रेडिकल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू, ये थर्ड इक्वेशन की रेट है K21 M2 रेडिकल M1। ठीक है, माइनस K12 M1 रेडिकल M2 इज इक्वल टू 0। हमने इसको स्टडी स्टेट लिया है इसलिए यहाँ पे इसको किसके बराबर लेना है, हमने 0 के बराबर लेना है। ठीक है, DM के किसके बराबर है 0, और DM1 रेडिकल ओवर DT की जो वैल्यू है वो ये है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, K21 M2 रेडिकल M1, इस वाली टर्म को मैं 0 के पास ले जाती हूँ तो ये इक्वल टू K12 M1 रेडिकल और M2 बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 8 नंबर उसको हमने दिया। अब आपने यहाँ से क्या करना है, M1 रेडिकल की जो है वो वैल्यू निकालनी है। तो ये है हमारे पास M1 रेडिकल। तो M1 रेडिकल के लिए अगर हमने निकालनी है तो ये K21 M2 रेडिकल M1 ये वाला टर्म, और बाकी जो यहाँ पे बचा K12 और M2 उसको हम इसके नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 9। क्लियर है। अब हमने जो यहाँ पे M1 की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 9 में, उसको हमने पुट कर देना है हमारी इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 कौन सी थी, जो हमने रेट निकाला था वहाँ पे M1 और M2 का। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे हम M1 की वैल्यू और यहाँ पे M1 फ्री रेडिकल्स की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, ये है इक्वेशन 7 हमारी, जो हमने अभी निकाली ना M1 की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखते हैं, तो ये देखिए इक्वेशन 7 DM1 ओवर M2। ठीक है, हमने M1 और M2 को जो है कॉमन निकाला था पहले, फिर यहाँ पे हमारे पास था K11 और यहाँ पे था हमारे पास पूरा M1 फ्री रेडिकल, तो उसकी जगह पे हम ये पूरी वैल्यू जो है वो लिख देंगे। ठीक है, प्लस फिर हमारे पास था वहाँ पे K21 M2 रेडिकल। ठीक है, नीचे था हमारे पास K12। ठीक है, और M1 रेडिकल, तो M1 की वैल्यू हमने फिर से यहाँ पे पुट कर दी, प्लस K22 M2 रेडिकल। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो ये K12 और K12 ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही बाहर थी। अगर अब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे K21 दोनों कॉमन है, M2 रेडिकल M2 रेडिकल ये भी कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे K21 M2 रेडिकल। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे K21 है, ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं, यहाँ पे K21 है, M2 रेडिकल भी है, यहाँ पे भी है M2 रेडिकल, तो M2 रेडिकल तो कॉमन आ गया। K21 को भी हमने बाहर निकालना है, तो यहाँ से K21 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से भी निकालना है तो उसको हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही हमने इसको बाहर निकाला तो अंदर वाली टर्म, ये तो देखिए क्या क्या बच गया। अब हमारे पास ऊपर बचा, यहाँ से हमने इसको बाहर ले लिया, क्या बचा हमारे पास K11 M1। ठीक है, डिवाइड बाई K12 M2, इधर K21 M2 जो रेडिकल है वो भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया 1। यहाँ नीचे क्या बना, ये कैंसिल, यहाँ से भी हमने K21 M2 रेडिकल को बाहर ले लिया, तो क्या बचा आप हमारे पास M1 डिवाइड बाई M2। और यहाँ से हमने M2 रेडिकल और K21 को लिया है, तो उसके लिए हम जनरली करते क्या है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया 21 डिवाइड बाई K21, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड कर दिया, तो बात एक ही है। इसको मैंने बाहर ले लिया तो बचा क्या मेरे पास K22 K21। ठीक है, अब ये चीज़ें तो कैंसिल हो गई, बचा हमारे पास सिंपल ये वाली टर्म। ओके, तो इसको हमने डिनोट कर दिया इक्वेशन 10 से।
ठीक है। अभी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इक्वेशन लग रही है सारी, है ना। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोपॉलीमराइजेशन पैरामीटर्स जो कि हैं हमारे पास R1 और R2, है ना, इनको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी रेशो। ठीक है, ये क्या है हमारी रिएक्टिविटी रेशो। इनसे हम जो है इनको प्लेस करते हैं, यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अभी जो आपकी रिएक्टिविटी रेशोज हैं ये क्या हैं, ये हमें ना बताते हैं कि जो रिएक्टिविटी है किसी भी रेडिकल की टूवर्ड्स मोनोमर क्या है। मतलब कि मान लो अगर मेरे पास M1 रेडिकल है तो इसको तो दोनों मिल रहा है ना, M1 मोनोमर भी मिल रहा है, M2 भी मिल रहा है, तो इसकी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स M1 और टूवर्ड्स M2 क्या है वो यही बताते हैं R1 एंड R2। ठीक है, तो इनकी जो वैल्यू है R1 और R2 की, ये मोनोमर M1 और M2 के लिए हमने लिखनी, तो कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले बताया कि जो R1 है वो किसकी रिएक्टिविटी दिखा रहा है, मोनोमर 1 की रिएक्टिविटी दिखा रहा है, और R2 किसकी दिखा रहा है, रिएक्टिविटी ऑफ M2। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं K11 डिवाइड बाई K12 से। इसको जो मोनोमर रिएक्टिविटी है ये हम अलग से भी एक टॉपिक में करेंगे डिटेल में, है ना। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मोनोमर 1 की जो रिएक्टिविटी है टूवर्ड बोथ M1 और M2, है ना, ये दोनों के लिए हो सकती है, इधर भी रिएक्ट कर सकता है, इधर भी रिएक्ट कर सकता है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो K11 हो गया, जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो K12 हो गया। तो इसीलिए हमने इसको लिखा है R1 इज इक्वल टू K11 डिवाइड बाई K12। ठीक है, तो R2 क्या होगा, ये M2 रेडिकल की है, ये भी M1 के लिए भी हो सकती है और M2 के लिए भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैंने करना है रेट लिखना है तो ये क्या होगा 2 1 और ये क्या होगा 2 2। तो कैसे लिखेंगे इसको, K22 डिवाइड बाई K21। ठीक है, तो ये R1 और R2 की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने अभी इक्वेशन निकाली है उसमें फिल कर देंगे इक्वेशन नंबर 10 में। ठीक है, तो देखिए ये थी हमारे पास इक्वेशन नंबर पीछे 10, मैं दिखा देती हूँ, ये है इक्वेशन नंबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू इसकी जगह पे और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, R1 और R2 लिखेंगे, है ना। तो देखिए क्या बन जाती है इक्वेशन, dm1 डिवाइड बाई dm2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाई m2। अब यहाँ पे था हमारे पास K11 डिवाइड बाई K2, तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, R1 लिख दिया और m1 डिवाइड बाई m2 प्लस 1। नीचे हमारे पास यहाँ पे m1 डिवाइड बाई m2 प्लस यहाँ पे था हमारे पास K22 डिवाइड बाई K11, तो उसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, R2 लिख दिया। ठीक है, इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे M2 का एलसीएम जब हम ले लेंगे तो यहाँ पे M2 चला जाएगा, डिवाइड बाई M2 रहेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे तो ये M1 प्लस R2 M2 हो जाएगा, डिवाइड बाई M2। क्लियर है, अब ये वाला M2 और ये M2 जो है दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा सिंपल अंदर, ये M1 डिवाइड बाई M2 बाहर हैं, मल्टीप्लाई बाई R1 M1 प्लस M2। ठीक है, डिवाइड बाई M1 प्लस R2 M2। तो जो ये इक्वेशन बनती है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 13 जो है, यही हमारी क्या है, कोपॉलीमर इक्वेशन। ये क्या है हमारी कोपॉलीमर इक्वेशन, या इसको हम कोपॉलीमर कंपोजिशन इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको हम मायोलिस इक्वेशन भी बोलते हैं, इसी को हम काइनेटिक्स ऑफ कोपॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। तो ये थी हमारी कोपॉलीमर इक्वेशन। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। इसी के कॉन्टिन्यूशन में इसी कोपॉलीमराइजेशन को हम जो है मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में भी देखते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।